हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करेंगे लार्ज कैप फंड्स के बारे में। पहले बात करेंगे कि लार्ज कैप फंड्स बेसिकली होते क्या है, और उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि मैंने ऐसे अगर मेरे खुद के रिकमेंडेशंस है 5 लार्ज कैप फंड्स, तो वो कौन से लार्ज कैप फंड्स होंगे और उसके पीछे रीजंस क्या है। तो पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स। तो बेसिकली दोस्तों, लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड्स आपके या लार्ज कैप इक्विटी फंड्स आपके वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि उन कंपनीज में निवेश करते हैं जिनको क्लासिफाइड किया गया है लार्ज कैप के नाम पर। अब बेसिकली ये लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है? लार्ज कैप कंपनीज एज पर द सेबी रीकैटेगराइजेशन जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 2017 में, वो टॉप 100 कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा है। अगर इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो वो 100 कंपनीज जिनका मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनमें वो शुरू की टॉप 100 कंपनीज जिनका मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो कंपनीज होती है लार्ज कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप इक्विटी फंड्स आपका इन्हीं टॉप 100 कंपनीज में निवेश करता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बात करें तो अगर इसे नंबर्स में बात करें तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका कैसे निकलता है कि अगर आप उस शेयर का जो प्राइस होता है, उस स्टॉक का जो प्राइस होता है, उसको अगर आप आउटस्टैंडिंग शेयर यानी मार्केट में जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। तो स्टॉक मार्केट में सेबी की रीकैटेगराइजेशन के बाद जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज होंगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, 6 महीने में हर बार मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होता है, तो म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो भी चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूटली चेंजेस होते हैं। तो जो शुरू की टॉप 100 कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो कंपनीज आपकी लार्ज कैप कंपनीज है और लार्ज कैप फंड इन्हीं कंपनीज में निवेश करता है। अब लेकिन रीकैटेगराइजेशन के बाद लार्ज कैप इक्विटी फंड्स को कम से कम 80% पैसा, अपने पोर्टफोलियो का 80% पैसा आपका इन्हीं लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करना होगा और 20% पैसा या तो मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं ताकि रिटर्न्स को बूस्ट किया जा सके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लार्ज कैप फंड्स में कितना भी एलोकेशन इक्विटी में लार्ज कैप में रहता था, मिड कैप में रहता था या स्मॉल कैप में रहता था, तो उस तरीके से पिक्चर डिफाइन नहीं थी कि वो लार्ज कैप फंड है या मिड कैप फंड है। लेकिन अब क्लैरिटी दे दी गई है इन्वेस्टर्स को रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर आप लार्ज कंपनीज में या बड़ी कंपनीज में निवेश करना चाहते हो तो लार्ज कैप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हो, क्योंकि इनमें मैक्सिमम जो एलोकेशन है 80%, कम से कम 80% एलोकेशन कम से कम आपकी टॉप 100 कंपनीज में निवेश होगा। अब ये कंपनीज बेसिकली इनका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, दे आर द मार्केट लीडर्स, इनकी डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, मार्केट पेनिट्रेशन अच्छा है, कैश अच्छा है, रिजर्व्स अच्छा है, दीज आर द स्टेबल कंपनीज। तो इसलिए अगर मार्केट में थोड़ी सी भी हलचल होती है या मतलब कहने को है कि मार्केट में करेक्शन होता है, तो एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप ये लार्ज कैप इक्विटी फंड्स आपके कम गिरते हैं। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो कंपैरेटिवली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम गिरते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर द स्टेबल कंपनीज। अब कम क्यों गिरते हैं? रीजन इसलिए है क्योंकि इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए हायर बाइंग होती है या हायर सेलिंग होती है तो उसका इंपैक्ट कम आएगा, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू या इनके वॉल्यूम्स ज्यादा है मार्केट में, तो दैट्स द रीजन इनकी वोलेटिलिटी कम रहती है। लेकिन हाँ, ये मत मानिए कि इनमें गिरावट नहीं होती। जैसे 2018 का पीरियड है, 2018 में लार्ज कैप ने भी कोई ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन फिर भी अगर आप इसे कंपेयर करोगे मिड कैप और स्मॉल कैप से तो कम गिरेंगे। अभी किन के लिए अच्छा है लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में, किन को निवेश करना चाहिए? देखिए सर, अगर आपका कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल 5 साल के आसपास है, मतलब 5 साल से ऊपर का है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल 5 साल या 5 साल से ऊपर है तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हो। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो जिसने अभी तक पीपीएफ में पैसा लगाया है या म्यूचुअल फंड में आपने कभी पैसा निवेश नहीं किया, या आप ये मान सकते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश करते थे, लेकिन आप इक्विटी का टेस्ट लेना चाहते हो, यानी इक्विटी मार्केट का टेस्ट लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे इक्विटी के रिटर्न्स भी मिले, तो आप लार्ज कैप फंड्स के थ्रू निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी कम है। तो अगर थोड़ी सी गिरावट होगी तो कंपैरेटिवली कम गिरेंगे। तो इसलिए आप अगर एक नए इन्वेस्टर हो, इक्विटी में एंटर करना चाहते हो और आपका पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल 5 साल या 5 साल से ऊपर है, तो ही आप लार्ज कैप फंड में निवेश कीजिए। तो अब बात करते हैं कि मेरे को 5 फंड अगर रिकमेंड करना है, तो दोस्तों ये जो मैं 5 फंड आपको आगे बताने वाला हूं,
मैं हर बार वीडियो में आपको एनालिसिस के बेसिस पे ही हमेशा फंड रिकमेंड करता हूं, जिसमें मैं हमेशा रोलिंग रिटर्न्स को प्रेफरेंस देता हूं। रोलिंग रिटर्न्स आपके होते हैं कि जो आप 5 साल में, मैं 2010 का डेटा लिया है यहाँ पे आज, और 2010 से लेके 2018 तक मैं किसी भी दिन निवेश करता हूं, 5 साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करता हूं, तो मेरे ऐसे कौन से फंड है, कौन से ऐसे 5 फंड है जिन्होंने कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अगर हम दूसरे स्कीम्स के कंपैरिजन में करें, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी में अगर दूसरे कैटेगरीज को कंपेयर करें या बेंचमार्क को कंपेयर करें, तो ये 5 फंड अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही मैंने आज एक और एड ऑन किया है अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो को, मतलब जो मैं आगे आपको 5 फंड बताने वाला हूं उसमें मैंने रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करे, वो मैं एक्सेल में भी आपको बताऊंगा, एक्सेल में आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही मैंने ये भी कैलकुलेट करा है कि फंड का अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं दोस्तों कि अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो क्या होता है। देखो, इक्विटी मार्केट में तो उतार चढ़ाव हमेशा रहता ही है, लेकिन मुझे कौन सा फंड चुनना है? मुझे वो फंड चुनना है कि जब मार्केट बढ़ता है, मतलब मेरा बेंचमार्क यानी इक्विटी मार्केट जब बढ़ता है राइजिंग मार्केट में, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा फंड कंपेरेटिवली ओवरऑल एवरेज से हमेशा ज्यादा बढ़े, तो उसको बोलते हैं अपसाइड कैप्चर रेशो। यानी आपका फंड बेंचमार्क से एक्सेस में रिटर्न दे रहा है राइजिंग मार्केट में, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि मार्केट जब गिरता है तो मेरा फंड कंपेरेटिवली कम गिरे, तो उसको बोलते हैं हम डाउन साइड कैप्चर रेशो। यानी आपका फंड प्रोटेक्ट करके रखता है आपको जब मार्केट गिरता है। यानी ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट में अगर गिरावट आती है तो उसका रेप्लिकेट तो यहाँ पे होगा ही, फंड में रेप्लिकेट होगा, क्योंकि फंड को ही कंपेयर कर रहा है, फंड को ही मिरर कर रहा है, उसके पोर्टफोलियो भी सेम उसी से बना हुआ है, लेकिन कंपेरेटिवली कम गिरना चाहिए। तो ऐसी 5 स्कीम कौन सी है, उनमें सबसे पहले मैं नाम देना चाहूंगा दोस्तों SBI ब्लू चिप, वो मैं आगे आपको भी एक्सेल में बताऊंगा। तो पहला नाम है SBI ब्लू चिप, दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप, तीसरा है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, फिर उसके बाद मैं आपका नाम दे सकता हूं ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसी के साथ में रिलायंस लार्ज कैप इक्विटी फंड। तो ये 5 नाम है ऐसे जो मैं आपको लार्ज कैप कैटेगरी में रिकमेंड करूंगा, और मोस्टली मैंने जितने भी वीडियोस में अभी कभी भी फंड का नाम लिया है तो इन्हीं 5 फंडों में से लार्ज कैप कैटेगरी में हमेशा नाम लिया होगा। तो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं, और एक्सेल पे मैं आपको बताता हूं कि जिसमें मैंने रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करे और अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो कैलकुलेट करी है। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों ये भी चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मेरे ब्लॉग्स के आर्टिकल जो मैं अपने इन्वेस्टर्स को रोटेट करता हूं, फ्लोट करता हूं, जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस के साथ में कभी कभी डिटेल्स बताता हूं और कुछ अच्छे आर्टिकल्स निकलते हैं, तो वो मैं आपके इन्वेस्टर्स को भेजता हूं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। अगर आप वो सब्सक्राइब करना चाहते हो, नीचे मैंने ब्लॉग पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपना, उसको सब्सक्राइब करने के लिए, जिसमें आपको अपनी मेल आई डाल के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वो फ्री है, उसके लिए आई एम नॉट गोना टू चार्ज यू एनीथिंग, वो फ्री में है। वो आर्टिकल्स मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को भेजता हूं, जिसमें उनको डिटेल एनालिसिस या दूसरे आर्टिकल जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, इन डेप्थ आर्टिकल्स होते हैं, वो मैं भेजता रहता हूं। तो अगर आप भी सब्सक्राइब करना चाहते हो, नीचे सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक्सेल पे बताता हूं आपको कि वो 5 फंड, यानी ये जो 5 फंड मैं आपको बता रहा हूं वो मैं क्यों बता रहा हूं, और अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो मैंने कैसे कैलकुलेट करी है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको अब रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर और कैप्चर रेशोज़ के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है मैन्युअली। इसमें मैं जैसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कैसे कैलकुलेट करा है। मैंने यहाँ पे 2010 से डेटा लिया है अभी तक 2019 तक का, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा उसको उसके बेसिस पर कि आप कभी भी निवेश करते हो तो कब। तो मान लीजिए अगर मैंने 9 मार्च 2010 को निवेश किया होता और 9 मार्च 2015 यानी 5 साल के बाद पैसे को विड्रॉ किया होता, तो तीनों फंडों में मेरा परफॉर्मेंस क्या था ये वो मैंने कैलकुलेट करा मैन्युअली कि SBI ने मुझे 15.79% रिटर्न दिया उस दौरान, फिर रिलायंस ने मुझे 17.1 दिया, फिर 16.30 दिया एक ने, और ICICI ने 17.10 दिया, और एक्सिस ने ब्लू चिप ने मुझे 14.38% रिटर्न दिया। ये सारे मैंने मैन्युअली कैलकुलेट करे XIRR रिटर्न 9 तारीख को, फिर 10 को, फिर 11, 12, फिर 17, जब भी मार्केट ओपन हुआ है हर महीने का डेली का, कि मैं अगर किसी भी दिन निवेश करता हूं तो मेरा कितना रिटर्न रहा है। और उसको मैंने पूरा कैलकुलेट करा 7 मार्च, मतलब कि अगर मैं 7 मार्च 2014 में निवेश करता हूं, 7 मार्च 2019 में रिडीम करता हूं, तो मेरा कितना रिटर्न रहा, वो सारे कैलकुलेट करें। उस पर जो मेरा एक इन डेप्थ एनालिसिस निकल के आया वो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे SBI ब्लू चिप फंड का जो मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिला 5 साल का जो रोलिंग रिटर्न था, उसमें जो मैक्सिमम जो रिटर्न मिला 2010 से लेके 2019 तक,
उसमें वो था 22.54% का। जो मिनिमम रिटर्न मिला वो मिला 10.66%। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का ये था। लेकिन कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं था जिसमें मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला। इन पांचों फंडों में मुझे कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं था जिसमें मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला हो, और कोई भी एक ऐसा सिनेरियो नहीं था जिसमें मुझे 8% से कम रिटर्न मिला हो, यानी 8% से हमेशा ज्यादा ही रिटर्न मिले हैं। अब एसबीआई ब्लू चिप फंड के 8 से 12% यानी 9, 10, 11, 12 इस परसेंट की रेंज में इस रिटर्न्स की XIRR रिटर्न्स की रेंज 3% की रेंज थी, जब मुझे 3% के चांसेस थे, जब मुझे 8 से 12% के रिटर्न मिले हैं एसबीआई ब्लू चिप में। लेकिन रिलायंस लार्ज कैप में मुझे 16.65% की प्रोबेबिलिटी थी कि जब मेरे को 8% से 12% रिटर्न्स की रेंज में मेरा रिटर्न्स रहा है 5 साल का। ऐसे ही आदित्य बिरला सन लाइफ का मैंने कैलकुलेट करा, दैट इज दी 13.19, और आईसीसी का 17.26 to 17.76। इसलिए मैंने हमेशा देखो लास्ट वीडियो में भी आपको कई बार बताया है कि एसबीआई ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उसके जो टेक्निकल से बहुत अच्छे हैं। तो सिर्फ 3% चांसेस थे एसबीआई ब्लू चिप के, लेकिन बाकी फंड्स के भी ठीक है, कोई ज्यादा इतना मतलब 8 से 12% रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है, इसमें 11-12% भी है। तो आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ 8% ही है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि 8% तो कभी रहा नहीं है रिटर्न, इन पांचों फंडों में 8 से 12 ही रहा है। लेकिन 12 से 15% की जो रेंज रही है वो भी आपकी अच्छी है। एसबीआई ने 20% से ज्यादा परसेंट की प्रोबेबिलिटी है, 13% है। देन रिलायंस लार्ज कैप, देन आदित्य बिरला देख सकते हो आप 23.92% है। देन आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप आपका 22.07 है। एक्सिस ने 40%, यानी जितने भी सिनेरियोस रहे हैं उसमें 40% चांसेस ये रहे कि एक्सिस ब्लू चिप ने 12 से 15% के रेंज में रिटर्न दिया है। फिर ऐसे ही आपका 15 से 20% की रिटर्न्स की जो रेंज है ओवरऑल सिनेरियो में, एसबीआई ब्लू चिप ने वो 15% से 20% रिटर्न दिए है 5 साल के दौरान। आपने 5 साल कभी भी निवेश किया होता 2010 से लेकर अभी तक, तो आपको 15% से ऊपर रिटर्न मिले हैं। ऐसे ही रिलायंस लार्ज कैप ने 65.23, और आदित्य बिरला सन लाइफ 57.71, और आईसीसी प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी 60.5, और एक्सिस ब्लू चिप 41.92। अब 20% से ज्यादा रिटर्न रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही है इन पांचों फंडों की वो बता रहा हूं। सबसे ज्यादा रही है एसबीआई ब्लू चिप, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट फंड है। उसके बाद रहा है रिलायंस लार्ज कैप, आप देख सकते हो। फिर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी 20% से ज्यादा रिटर्न। ओवरऑल सिनेरियो में 5% से ज्यादा हर 5% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है कि आपको 20% से ज्यादा रिटर्न मिल रहे थे। आईसीसी और एक्सिस की कम है, क्योंकि ये दीस आर द ज्यादा पुराने फंड नहीं है कंपेरेटिवली आपके पुराने फंड, पर फिर भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आप देखते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स में 5 फंड चुनने हैं तो ये 5 फंड मेरे लिए फेवरेट है। लेकिन हाँ, ओवरऑल एसबीआई ब्लू चिप इनमें सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। लेकिन अभी 2017-2018 के बाद थोड़ा परफॉर्मेंस कोई अच्छा खास रहा नहीं है, लेकिन फिर भी फंड में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एसबीआई ब्लू चिप फंड को रिव्यू किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। लेकिन ये 5 ऐसे फंड है जिसमें मैंने रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर, यहाँ पे मतलब मैंने रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करा, उसके बेसिस पर सारे सिनेरियोस में कैलकुलेट करने के बाद बता रहा हूं। ये मैंने जस्ट आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस दिया है, ब्रीफ में बताने की कोशिश करें कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इन पांचों फंडों की प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी है। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी के अच्छे फंड्स है। अब बात करते हैं कैप्चर रेशो की, जिसके बारे में मैंने बताया कि मार्केट में जब भी राइजिंग होता है तो आपका फंड कंपेरेटिवली कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है, एक्सेस में कितना रिटर्न दे रहा है, और जब मार्केट डाउन साइड है तो मेरा फंड कितना प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशो अगर 100 के आसपास है, 100 से ज्यादा होती है तो हमेशा इट्स अ गुड थिंग। अगर 100% है, 100% से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जब भी मार्केट में अच्छा बढ़ावट, मार्केट जब बढ़ा है, मार्केट राइजिंग मार्केट में, पॉजिटिव मार्केट में, हमेशा मेरा फंड ने मेरे बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन के साथ बीट करा है। 100% का मतलब ये है अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशो। अब 97% या 98% का मतलब है कि 100% के चांस में जब राइजिंग मार्केट बढ़ा है तो उसमें 2% ऐसे थे जब बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है ज्यादा, लेकिन 98% चांसेस ये थे कि मेरे फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप का मैंने कंपेयर करा, जिसका बेंचमार्क था BSE 100 TRI, 2006 को ये फंड स्टार्ट हुआ था। स्कीम के रिटर्न्स कितने रहे हैं, 5 साल का मैंने यहाँ पे टेन्योर लिया है, यहाँ पे वो भी 5 साल का टेन्योर में। तो 5 साल के टेन्योर में दोस्तों 2010 से लेके बात था कि 3% प्रोबेबिलिटी ये थी, जितने भी सिनेरियोस थे राइजिंग मार्केट में, मतलब मार्केट जब भी बढ़ा है हर महीने, यहाँ पे हर महीने का कैलकुलेट किया हुआ है मैंने मंथली, कि मार्केट हर महीने जितना बढ़ा है, यानी बेंचमार्क ने जितने रिटर्न दिए हैं, सिर्फ 3% की प्रोबेबिलिटी ये थी कि बेंचमार्क ने एक्सेस रिटर्न दिया है एसबीआई ब्लू चिप फंड से। लेकिन 97% प्रोबेबिलिटी ये थी कि आपके फंड ने राइजिंग मार्केट में हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है।
तो दिस इज दी गुड थिंग, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशो हमेशा कम होनी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब मार्केट गिरा है तो 16% चांसेस ये थे कि मेरा फंड ज्यादा गिरा है कंपेरेटिवली टू मेरे बेंचमार्क। यानी बेंचमार्क अगर 10% से नेगेटिव रिटर्न दिया है तो मेरा फंड 12% से नेगेटिव रिटर्न दिया है, ऐसे सिर्फ 16% चांसेस थे। लेकिन 84% प्रोबेबिलिटी ये थी कि मेरा फंड कम गिरा है। अगर बेंचमार्क यानी ओवरऑल इक्विटी मार्केट अगर 10% से गिरा है तो मेरा फंड सिर्फ 8% से गिरा है। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेगेटिव ही देखने को मिलेगा नहीं पर्टिकुलर किसी भी फंड में। और मैंने यहाँ पे कैप्चर रेशो भी निकाली है, यानी अप साइड को अगर डाउन साइड से कैप्चर करते हो तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दैट इज दी 1.15। यानी एसबीआई ब्लू चिप फंड की 1.15% की प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है दैट इज अ स्टेबल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपनी बाकी कैटेगरी में बहुत अच्छा है, एक और एक से हमेशा ज्यादा होना चाहिए आपका कैप्चर रेशो, दैट इज दी 1.15, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप की। इनका भी देखोगे 98% का अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशो बहुत अच्छा है, डाउन साइड में थोड़ा सा डाउन है अगर एसबीआई से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली अच्छा है। और यहाँ पे कैप्चर रेशो है दैट इज दी 1.07। एक्सिस ब्लू चिप का भी जिसमें निफ्टी 50 टीआरआई को कंपेयर किया हुआ है, और अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशो यानी हर बार मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है राइजिंग मार्केट में हर बार, और कंपेरेटिव डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशो में भी बहुत अच्छा है। मेरा भी एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरे को अगर दो बहुत अच्छे मेरे खुद के बहुत अच्छे फंड रिकमेंड करने पड़ेंगे तो मैं एसबीआई ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप का नाम दूंगा। और कैप्चर रेशो भी 1.15 का है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स रेशो बहुत अच्छी है। कैप्चर रेशो आपको बताती है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यानी आप जो रिस्क ले रहे हो ₹1 का, उसके अगेंस्ट में आपको कितना रिवॉर्ड्स मिलेगा, वो कैप्चर रेशो आपको बता रहा है। यानी ₹1 के बदले में आपको ₹1.15 मिल सकते हैं। तो ₹1.15 का यानी 1.15% का कैप्चर रेशो दैट इज द गुड एक्चुअली। साथ में रिलायंस लार्ज कैप का देखोगे यहाँ पे कि हर राइजिंग मार्केट में हमेशा आपके इस फंड ने बेंचमार्क से हमेशा एक्सेस में रिटर्न दिया है। मैंने जैसे बोला कि कैप्चर रेशो 100 या 100 से ज्यादा होनी चाहिए, उतना अच्छा है। तो 5 साल के दौरान में रिलायंस लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा फंड है। लेकिन डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशो में भी उतना ही थोड़ा सा 98 का है। और मतलब बेसिकली अगर मेरा मार्केट में फंड ज्यादा गिरा है तो सिर्फ 2% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि कम गिरा है, अदरवाइज मेरा फंड डाउन साइड कैप्चर रेशो थोड़ा सा ये है कि आपके फंड ने अगर बाकी कंपेयर करें कि कम गिरा, लेकिन ये 100 से कम होना चाहिए, बहुत बुरा नहीं है। 1.13% का कैप्चर रेशो दैट इज द गुड एक्चुअली, क्योंकि हमेशा राइजिंग मार्केट में मेरे फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है रिलायंस लार्ज कैप में। ऐसे ही आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी का है, इसका कैप्चर रेशो है 1.14। तो ये मैंने कैप्चर रेशो के बेसिस पर भी ये 5 फंड आपको रिकमेंड किए हैं, और रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर भी जिसमें मैंने कैलकुलेट करा हुआ है कि फंड का ग्रेटर देन 20% रिटर्न्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, 15 से 20% की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो इस बेसिस पर ये 5 फंड मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे खुद की एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बेसिस पर या सोच समझकर पूरा एनालाइज करके गूगल में रिसर्च करके तब इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये मेरे खुद का प्रेफरेंस है, मेरी खुद का रिकमेंडेशन है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था। और अगर आप चाहते हो कि मेरे ब्लॉग्स को फॉलोअप करना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें वहाँ पे जाके अपने ईमेल आईडीज के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे ब्लॉग्स को, जिसमें मैं अपने डिटेल्ड आर्टिकल और इसी तरीके के एनालिसिस रिपोर्ट्स अपने इन्वेस्टर्स के साथ भेजता रहता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी विनती है आपसे, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैं इसी तरीके की पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी का अपने चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।